हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए हो या फिर सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए हो, और एग्ज़ामिनेशन चाहे ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हो, सभी तरह के एग्ज़ाम्स में CCA रूल्स 1965 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सीरीज़ की शुरुआत की है। और इस सीरीज़ में आपको 5 वीडियोज़ देखने को मिलेंगे और प्रत्येक वीडियो में आपको 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर बताए जाएंगे, जो कि बिल्कुल अपडेटेड CCA रूल्स 1965 के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, AC, सेक्शन ऑफिसर, स्टेनो, AAO, SAS या फिर किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, EMRS या फिर DSSB में प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आप उन एग्ज़ाम्स के लिए कितने तैयार हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका JP चौधरी। तो चलिए आगे जानते हैं कि ये 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या हैं और इसके आंसर्स क्या हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज रेगुलेटेड बाय, यानी कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है वो किस रूल के तहत रेगुलेट होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, CCS कंडक्ट रूल, CCA रूल, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इसका सही आंसर जानते हैं। सही आंसर है CCA रूल्स, इसके तहत रेगुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, CCA रूल्स केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि CCA रूल किस डेट से प्रभावी हुआ। तो इसके 4 ऑप्शन है, 1/1/1965, 1/4/1965, 1/7/1965, 1/12/1965। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1/12/1965 से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, CCA रूल्स आर एप्लीकेबल टू, यानी कि CCA रूल्स किस पर लागू होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, सिविलियन एम्प्लॉयज इन डिफेंस सर्विसेज, यानी कि डिफेंस सर्विसेज में सिविलियन एम्प्लॉयज है उस पर लागू होता है, रेलवे सर्वेंट पर, मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस पर, और पर्सन इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो कि कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, सिविलियन एम्प्लॉयज इन डिफेंस सर्विसेज, इन पर CCA रूल लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 4, CCA रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू, यानी कि CCA रूल किस पे लागू नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्पोरली ट्रांसफर टू अ सर्विस और पोस्ट अंडर द रेलवेज, यानी कि कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जब उसको रेलवे में रेलवे सर्विस के लिए या किसी पोस्ट के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दूसरा है रेलवे एम्प्लॉइज, और तीसरा है एन एम्प्लॉई सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लेस देन 1 मंथ्स नोटिस, या ऐसे कर्मचारी जिनको 1 महीने से कम का नोटिस देके सर्विस से डिस्चार्ज किया जा सकता है। और चौथा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोस्तों, जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है कि CCA रूल्स जिन कर्मचारी को रेलवे में किसी सर्विस या पोस्ट के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है तो उन पर लागू नहीं होता है, चूँकि CCA रूल्स रेलवे एम्प्लॉइज पर लागू नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट शैल कम अंडर द परव्यू ऑफ CCA रूल्स, यानी कि कैजुअल एम्प्लॉई है उन पर भी CCA रूल्स लागू होगा। ये कब होगा, ऑन कंप्लीशन ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ ऑफ सर्विस, यानी कि जब 6 महीने का सर्विस पूरा हो गया हो। दूसरा है ऑन
ऑन कंप्लीशन ऑफ लेस देन 6 मंथ सर्विस, यानी कि जब 6 महीने से कम का सर्विस पूरा हुआ हो। ऑन ग्रांट ऑफ टेम्प्रोरी स्टेटस, जब उसको टेम्प्रोरी स्टेटस मिल गया हो। और चौथा है नन ऑफ द अबव, तो दोस्तों जानते हैं इसका आंसर है ऑन ग्रांट ऑफ टेम्प्रोरी स्टेटस, तब उन पर सीसीए रूल्स लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडरटेकन टू एसर्टेन, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू जो किया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट, वेदर एन ऑफेंस मिसकंडक्ट हैज़ बीन कमिटेड, पहला कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अपराध हुआ है। दूसरा है वेदर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज इन्वॉल्व्ड इन द ऑफेंस मिसकंडक्ट, यानी कि सरकारी कर्मचारी जो है उस अपराध में या मिसकंडक्ट में शामिल है। तीसरा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब फोर्थ है नन ऑफ द अबव, तो दोस्तों जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है थर्ड, यानी कि दोनों ही केस के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन केसेज, यानी कि किस केस में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो नहीं किया जाना चाहिए, नहीं शुरू किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है वेयर एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीज्ड ऑफ द मैटर, जब उसके खिलाफ किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो। दूसरा है कि वेयर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैव बीन लॉन्च, जब उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई हो। और तीसरा है कि वेयर क्रिमिनल ट्रायल रिजल्ट्स इन कन्विक्शन ऑफ द एम्प्लॉई, जब आपराधिक ट्रायल के उपरांत उस कर्मचारी को कोर्ट में दोषारोपण कर दिया गया हो, उन पर दोष सिद्ध हो गया हो। चौथा है वेयर द एम्प्लॉई इज फुली एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्ज इन द क्रिमिनल ट्रायल, कि चौथा है कि जब सरकारी कर्मचारी को कोर्ट से बरी कर दिया गया हो तो किस केस में उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों बता दूं कि इसका ऑप्शन है 4, कि जब सरकारी कर्मचारी को कोर्ट से बरी कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉईज, यानी कि सरकारी कर्मचारी को जो निलंबित किया जाता है तो क्या है। टेम्प्रोरी रिमूवल फ्रॉम ड्यूटी, फर्स्ट कि कुछ समय के लिए ड्यूटी से दूर कर दिया जाता है। दूसरा है पनिशमेंट फॉर सस्पिशन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एन ऑफेंस मिसकंडक्ट, यानी कि इस शक पर कि एम्प्लॉई किसी भी तरह के अपराध में शामिल है तो उसके लिए पनिशमेंट के तौर पर उसको सस्पेंड किया जाता है। चौथा है अटेंडिंग ऑफिस विदाउट बीइंग असाइन ड्यूटी, और तीसरा पर्पस है कि उनको सस्पेंड इसलिए किया जाए कि ऑफिस तो आएंगे लेकिन कोई काम नहीं करवाया जाएगा। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जानते हैं सही आंसर है फर्स्ट, कि सस्पेंशन जो है टेम्प्रोरी रिमूवल फ्रॉम ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 9, एन एम्प्लॉई नीड नॉट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ही इज रिक्वायर्ड टू बी सस्पेंडेड, यानी कि सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड करने से पहले कोई कारण बताना या फिर उसको सुना जाना जरूरी नहीं है, उसके पक्ष को सुना जाना जरूरी नहीं है। यह सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों यह बिल्कुल ही ट्रू है, ये अपॉर्चुनिटी देना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एन एम्प्लॉई कैन बी सस्पेंडेड व्हेन, कहता है कि कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है जब नो डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, जब उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में नहीं सोचा जा रहा हो या फिर पेंडिंग हो। दूसरा है नो केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल, जब उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या फिर ट्रायल नहीं चल रहा हो। तीसरा है ही इज अरेस्टेड ऑन क्रिमिनल चार्ज बट रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि आपराधिक मामले में अरेस्ट किया जाता है और फिर बाद में उसे बेल पर छोड़ दिया जाता है। और चौथा है ही हैज़ नॉट इंगेज्ड हिमसेल्फ इन एक्टिविटीज़ प्रेजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि सरकारी कर्मचारी ने ऐसा काम नहीं किया है जो कि स्टेट की सुरक्षा के लिए खतरा हो। तो ये चारों में किस केस में सस्पेंड किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन इसका आंसर है थर्ड, यानी कि ये थर्ड तरह जो केस है ही इज अरेस्टेड ऑन क्रिमिनल चार्ज बट रिलीज ऑन बेल, अगर उनको क्रिमिनल चार्ज में अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में बेल पर छोड़ दिया जाता है तो इस केस में उनको सस्पेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11,
एन एम्प्लॉय कांट बी सस्पेंडेड व्हेन ही इज इन्वॉल्व इन एन एक्ट ऑफ, यानी कर्मचारी को कब सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, जब इस तरह के अपराध में शामिल हो। तो किस तरह के में अगर वो शामिल हैं, लिप्त पाए जाते हैं, तो उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। पहला है नेग्लिजेंस एंड डेरलिक्शन ऑफ ड्यूटी रिजल्टिंग इन कंसिडरेबल लॉस टू गवर्नमेंट, यानी उनकी लापरवाही से सरकार को बहुत बड़ा घाटा हुआ हो। दूसरा है डेजर्शन ऑफ ड्यूटी, यानी ड्यूटी छोड़ के गायब हो। तीसरा है डिसओबीडियंस ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, यानी कि अपने से हायर ऑफिसर को डिसओबे किए हो। और चौथा है रिफ्यूजल टू कैरी आउट रिटर्न ऑर्डर ऑफ सुपीरियर, यानी कि चौथा है कि जो लिखित आदेश होता है हायर अथॉरिटी को, उसकी अवहेलना की हो। तो किस केस में उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों ये आंसर है थर्ड, यानी कि अगर वो सुपीरियर ऑफिसर को डिसओबे करते हैं तो इस केस में उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो इसमें केस बताया है उस केस में सस्पेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, अ गवर्नमेंट सर्वेंट में बी सस्पेंडेड इफ हिज प्रेजेंस इन ऑफिस इज लाइकली टू प्रेजुडिस द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अगेंस्ट हिम, यानी कि सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है अगर ये लगता है कि उनको ऑफिस में रहना, जब उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या फिर ट्रायल चल रहा हो, तो लगता है कि ऑफिस में रहना ठीक नहीं है, तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ये सही है, ये गलत है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, इस केस में उनको सस्पेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय डीम्ड टू हैव बीन सस्पेंडेड, यानी कि सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड मान लिया जाता है, निलंबित मान लिया जाता है। कब मान लिया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है इफ़ डिटेन इन कस्टडी ऑन एनी चार्ज फॉर मोर देन 48 आवर्स, अगर किसी भी चार्ज में उनको 48 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में, यानी कि पुलिस कस्टडी में रखा गया हो। दूसरा है इफ़ सेंटेंस्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 48 आवर्स, यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा की सज़ा कोर्ट के द्वारा दी गई हो। तीसरा है इफ़ एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल रिमूवल कंपलसरी रिटायरमेंट पास्ट अगेंस्ट हिम इज सेट असाइड एंड फर्दर इंक्वायरी इज ऑर्डर्ड, यानी कि अगर कर्मचारी को पहले डिसमिस या रिमूव किया गया था या कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया था, उस ऑर्डर को रद्द कर दिया जाता है और आगे की इंक्वायरी करने का आदेश दिया जाता है। और चौथा है ऑल द अबव, चौथा है कि सभी केस में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा ये जानते हैं। ये जो ऊपर तीनों तरह के केस बताया गया है, तो इस केस में डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डीम्ड सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रेगुलेटेड अंडर ऑफ CCS रूल्स, यानी CCS रूल्स जो हैं उस किस रूल के तहत सरकारी कर्मचारी का डीम्ड सस्पेंशन होता है? रूल फर्स्ट है रूल 10(1)(2), सेकंड है रूल 10(2) एंड 3, थर्ड है रूल 10(2) एंड 4, फोर्थ है रूल 10(3) एंड 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर है थर्ड, यानी कि रूल 10(2) और 4 के तहत डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एन एम्प्लॉय कैन बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय, यानी कि जो कर्मचारी होते हैं उनको कौन निलंबित कर सकता है? तो पहला है हिज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था। दूसरा है एनी अथॉरिटी टू विच अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट, यानी कि उनके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो जिस अधिकारी के वो सबऑर्डिनेट हैं वो कर सकते हैं। तीसरा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और चौथा है एनी ऑफ द अबव, यानी कि उसमें से कोई भी कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर है फोर्थ। ये जो तीनों तरह के जो अधिकारी बताए गए हैं कोई भी सस्पेंड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन टेक्स इफेक्ट, यानी कि जो सस्पेंशन का ऑर्डर होता है किस डेट से प्रभावी होता है? तो पहला है रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑन विद द ऑफेंस मिसकंडक्ट वाज कमिटेड, यानी कि उस डेट से प्रभावी होता है जिस डेट को उन्होंने अपराध किया था या कोई मिसकंडक्ट किया था। दूसरा है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर के डेट से। तीसरा है जिस दिन ऑर्डर होता है यानी कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जानते हैं इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है जिस दिन सस्पेंशन ऑर्डर पास किया जाता है उसी डेट से प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। इफ़ एन एम्प्लॉय इज स्टेशनड आउटसाइड हिज हेडक्वार्टर और इज ऑन टूर सस्पेंशन शैल बी इफेक्टिव, यानी कि जिस समय सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया जाता है अगर
वो एम्प्लाई हेडक्वार्टर पर नहीं हो यानी प्लेस ऑफ ड्यूटी पर नहीं हो या फिर टूर पर हो, तो सस्पेंशन कब से प्रभावी होगा? ऑप्शन 1 फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर यानी जिस डेट से ऑर्डर किया गया। दूसरा है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर बाय एन एम्प्लाई यानी जिस डेट से उस एम्प्लाई को ऑर्डर मिला। और तीसरा है फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी या जो डेट उसमें लिखा हुआ हो उस डेट से प्रभावी होगा। तो दोस्तों जानते हैं इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है 4। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ ही, ये जो है ये 4 है कि जिस डेट से उनको यानी कि जो ये इसमें फर्स्ट और इसमें एक्चुअली थर्ड होना चाहिए था, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर या फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ एनी अदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज स्टार्टेड अगेंस्ट एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग सस्पेंशन ही मे बी केप्ट अंडर सस्पेंशन टिल ऑल द प्रोसीडिंग्स आर ओवर, यानी कि कोई कर्मचारी निलंबित है और निलंबन के दौरान ही दूसरी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है तो उनको सस्पेंस तब तक रखा जाएगा, निलंबित तब तक रखा जाएगा जब तक सारी जो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग है ख़त्म ना हो जाए। ये सही है या गलत है? तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है, तब तक उनको सस्पेंड रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉई ऑन डेप्यूटेशन द लैंडिंग अथॉरिटी शैल हैव पावर टू प्लेस दैट एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन, यानी कि अगर कोई कर्मचारी डेप्यूटेशन पर है तो उनको जो जिस डिपार्टमेंट से वो गए हैं उनको कहते हैं लैंडिंग अथॉरिटी, और जहाँ वो गए हैं डेप्यूटेशन पर उसको कहते हैं बोरोइंग अथॉरिटी। तो ये क्वेश्चन है, क्या लैंडिंग अथॉरिटी उनको सस्पेंड कर सकता है? तो जानते हैं इसका आंसर, ये बिल्कुल फॉल्स है दोस्तों, ये लैंडिंग अथॉरिटी नहीं कर सकता है बल्कि बोरोइंग अथॉरिटी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल बी रिव्यूड, यानी कि जो सस्पेंशन ऑर्डर है तो कितने दिनों के अंदर सस्पेंड करना रिव्यू करना जरूरी है। फर्स्ट विदिन 90 डेज, सेकंड विदिन 120 डेज, थर्ड 150 डेज, फोर्थ 180 डेज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है विदिन 90 डेज के अंदर रिव्यू करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21, सस्पेंशन ऑब्लिक डीम्ड सस्पेंशन शैल बी रिव्यूड बाय, जो सस्पेंशन है या फिर डीम्ड सस्पेंशन है उसको कौन रिव्यू करेंगे? तो पहला ऑप्शन है द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ऑर्डर सस्पेंशन, यानी कि जो अधिकारी कॉम्पिटेंट हैं सस्पेंड करने के लिए। दूसरा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और तीसरा है रिव्यू कमेटी, और चौथा एनी ऑफ द अबव, मीन्स कोई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं, सही आंसर है अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ऑर्डर सस्पेंशन, यानी कि जो सस्पेंड करने के लिए सक्षम होते हैं वही इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिव्यू डीम्ड सस्पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 90 डेज इफ, यानी कि 90 दिन पूरा होने पर भी रिव्यू करना जरूरी नहीं होता है डीम्ड सस्पेंशन के केस में। तो इसके लिए क्या कंडीशन है और किस केस में? तो पहला ऑप्शन है द क्रिमिनल ट्रायल इज पेंडिंग, जब सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक ट्रायल पेंडिंग हो। दूसरा है एम्प्लॉई हैज़ बीन एक्जोनरेटेड, जब सरकारी कर्मचारी को कोर्ट से बरी कर दिया गया हो। तीसरा है द एम्प्लॉई कंटिन्यू टू बी अंडर डिटेंशन, यानी कि सरकारी कर्मचारी 90 दिन पूरा होने पर भी वो यानी कस्टडी में हो, यानी कि जेल में हो। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं, इसका सही आंसर है एम्प्लॉई कंटिन्यू टू बी अंडर सस्पेंशन, ये थर्ड है, यानी कि 90 दिन पूरा होने पर अगर वो कर्मचारी जेल में है तो रिव्यू करना ज़रूरी नहीं है। 23, सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड अप टू डैश एट अ टाइम, एक बार में सस्पेंशन या निलंबन को कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? मैक्सिमम 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 180 दिन के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, सस्पेंशन ऑर्डर शुड बी रिवोक्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 90 डेज इफ, यानी कि जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसको 90 दिन पूरा होने पर रद्द कर दिया जाना चाहिए, सस्पेंशन खत्म कर दिया जाना चाहिए अगर फर्स्ट है द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कुड नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द सेड पीरियड ऑफ 90 डेज, यानी कि 90 दिन के अंदर में अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है
सेकंड है द एम्प्लॉई इज नॉट लाइकली टू टेम्पर विद द एविडेंस, और एम्प्लॉई ये संभावना है कि एम्प्लॉई जो है एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। और तीसरा है द चार्जशीट कुड नॉट बी फाइल्ड विद इन द सेड पीरियड ऑफ 90 डेज, यानी कि उस 90 दिन के अंदर में चार्जशीट फाइल नहीं हो पाया। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं, थर्ड है। इसका सही आंसर थर्ड है कि अगर 90 दिन के अंदर में चार्जशीट फाइल नहीं हो पाता है तो सस्पेंशन को रिवोक कर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, अ सस्पेंडेड एम्प्लॉई कैन बी कंपेल्ड टू अटेंड ऑफिस एंड मार्क अटेंडेंस। तो इसको ट्रू फॉल्स बताना है कि जो सस्पेंडेड एम्प्लॉई है क्या उनको ऑफिस आने या फिर अटेंडेंस बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो दोस्तों यह जो है सो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए इसका पार्ट 2 देखने के लिए। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।